अगर इस जन्म में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है There was a case that I recently worked with या फिर इस जन्म में कुछ हासिल करना हो जो आप कोई चीज आपको रोक रहा है, where she had a trauma of a relationship. कैसे ना कैसे करके आप उसको सक्सेस भी पाए एंड यू उनको उनके सपनों तक कैसे पहुंचना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे उठाना है, प्रॉब्लम से कैसे खुद से कैसे आप बाहर निकल सकते हो, तो आप पास्ट लाइफ या रिग्रेशन में जाके आंसर ढूंढ सकते हो एंड वो आंसर ढूंढने के लिए आप जाते हैं पास्ट लाइफ में, और उसके लिए आपको पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। किसी को अपने सोल्स के बारे में जानना है। हिप्नोसिस में जाने के लिए हमारा ब्रेन जो है उसके ब्रेन वेव्स होते हैं अलग अलग, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। कैसे फाइंड आउट करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सच अ ट्रैजिक स्टोरी दो एंड ऑल्सो इंस्पायरिंग एक्चुअली। बट मुझे एक चीज बताएं, जैसे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एज रिग्रेशन regression। जो बोलते हैं, ठीक है, आपने किया 5वीं बारी या 6ठी बारी में आप सक्सेस पाए, ठीक है, बट अगर आज की डेट में बात करूं, बहुत लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे हेल्प करता है। और एक तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी है जो आप प्रैक्टिस भी करते हैं थ्रू दी एनएलपी ऑल्सो, ठीक है। यस। तो मुझे एक चीज, आप बेसिकली एक कंबाइंड सोल्यूशन देते हैं ताकि एंड टू एंड उसका सोल्यूशन मिल जाए, ठीक। मुझे कुछ एग्जांपल के साथ भी बताएं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कैसे करवाते हैं, उसमें सारी हिप्नोथेरेपी यूज होता है। हाँ। तो आप कोई एक ऐसे केस बताएं जिसमें आपने सारे चीज यूज किया है एंड यू थॉट दैट ये केस शायद मतलब बहुत बिगड़ा हुआ केस है, शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था, बट कैसे ना कैसे करके आप उसको सक्सेस भी पाए एंड यू समहाउ अंडरस्टूड कि अच्छा ठीक है, पास्ट लाइफ ऐसा काम कर सकता है और एनएलपी ऐसा काम कर सकते हैं, ताकि आप एक होल सोल सॉल्यूशन दे पाए। समझ गई। Okay. So there was a case that I recently worked with where she had a trauma of a relationship where she was abused by her husband, और उसका मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था उसको, और एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स भी आते थे। शी वेंट थ्रू वेरी बैड मैरिज। अब उस केस में उसको बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए वी डिड रिग्रेशन थेरेपीज, यानी एज रिग्रेशन, जिसमें हम इसी लाइफ के बचपन तक, इन्फेंसी तक जाते हैं। फिर उसके बाद वी ऑल्सो डिड inner child healing, where again there were a lot of things which she was unable to heal since childhood. हमारे बचपन से काफी सारी ऐसी मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं जो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं साइकोलॉजिकली। उस पे काम किया गया, और उसकी मैरिज ने जो इम्पैक्ट उस पर छोड़ा बहुत ज़्यादा खराब, और जो डाइवोर्स उसका चला, सो उसने बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सहा। सो खाली एक थेरेपी वहाँ अप्लाई नहीं करती, उसने योगा भी किया साथ में, प्राणायाम, आसन, ध्यान सब किया, और साथ साथ थेरेपीज ली। सो अब थेरेपीज में एनएलपी हेल्प्ड टू ब्रिंग हर कॉन्फिडेंस बैक। एनएलपी ने एक तो रीपेरेंटिंग पे भी काम किया, सेल्फ नर्चरिंग पे भी काम किया, और जो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, उसको जो बार बार पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आते थे, वो चीज एनएलपी ने हील की बहुत अच्छे तरीके से। इतना कि उसका कॉन्फिडेंस फिर से अ, खुद से चीजें करने का, खुद से लाइफ जीने का कॉन्फिडेंस आया। बट वो बार बार कहती थी कि मेरा अभी भी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे अपने हस्बैंड को लेके वो बोलती थी कि आंसर्स चाहिए, कि वो मेरी लाइफ में क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई आई सफर्ड सो मच। सो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। अब उसने पास्ट लाइफ में देखा कि शी वेंट टू अ प्लेस इन राजस्थान, एंड देयर शी फेस द सेम पर्सन अगेन। अब वो उस इंसान से बच रही थी, वो इंसान उस लाइफ में भी मॉलेस्टर था और उसके अगेंस्ट था। वो चाहता था कि वो उसके साथ काम करे, जैसे बंजारण नहीं होते, डांस करे और पैसा कमाए। तो उसने पास्ट लाइफ में देखा कि वो उसके बिल्कुल पीछे पड़ा रहा लास्ट तक। फिर टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन, उसने पास्ट लाइफ में उसको चाकू से अटैक किया, सेल्फ डिफेंस में। दैट पर्सन ट्राई टू मोलेस्ट हर, तो सेल्फ डिफेंस में उसने चाकू से अटैक किया, और वो वहां खत्म हो गया। मगर अब उसका कार्मिक अकाउंट बन गया ना, दैट शी अटैक दैट पर्सन, और उसकी जान चली गई। सो वो बदला लेने आया फिर से इन दिस लाइफ अगेन एज हस्बैंड।
एंड शी सेड कि उसकी आंखें सेम थी, बॉडी स्ट्रक्चर सेम था, और वो सारी हरकतें सिमिलर थी, which gave her absolute goosebumps that, oh my god, this was the reason, this was the karma. And this is the reason for her suffering. उसको समझ आया. ऐसे ही एक और केस था बहुत इंटरेस्टिंग. वहाँ NLP भी यूज किया गया फॉर हर हीलिंग. शी वॉज अ एंजाइटी एंड डिप्रेशन पेशेंट, एंड शी ऑल्सो हैड फिजिकल एलिमेंट्स एंड फिजिकल पेन्स. अब उसको पर्टिकुलरली लोअर बैक और मिडिल बैक पेन्स शुरू हुए एट द एज ऑफ 46-47, से पहले नहीं हुए. और वो फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी और उसे कोई मतलब रिलीफ पूरी तरह मिलता नहीं था. तो फिजियोथेरेपिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि एक्सरे ठीक है, एमआरआई ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें काउंसलर, तुम्हें थेरेपिस्ट की नीड है. सो शी केम टू मी, जॉइन द क्लासेस एंड थेरेपी स्टार्ट हुई. एनएलपी के साथ साथ फिर हमने सोचा कि चलो कारण ढूंढते हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और उन्होंने देखा कि वो जोधपुर के एक शहर में रहती थी, एक राजस्थानी थी, और उन्होंने एक क्लिफ से अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ से बचने के लिए वहां से छलांग मारी. शी वॉज टॉर्चर्ड इन दैट लाइफ फ्रॉम इन लॉज, और उनसे निवारण चाहती थी कि मैं नहीं जी सकती. और जिस तरह वो गिरी, वो बिल्कुल अपनी पीठ के बल और सर के बल गिरी, लोअर बैक और पीठ के बल, और एग्जैक्टली सेम एज टाइम पे शी कमिटेड सुसाइड. एंड जब लाइफ बिटवीन लाइफ में आई तो उसने ये रियलाइज किया कि उस जन्म में जो उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ थे, उन्होंने टॉर्चर किया, और उसने उनको फेस करने के बजाय सीधा सुसाइड कर लिया. मतलब कार्मिक अकाउंट वहीं पे अपनी मर्जी से काट दिया, विच इज रॉन्ग. इस जन्म में शी इज मैरिड टू द सेम सोल, टू द सेम फैमिली अगेन, बट दिस टाइम शी फॉरगिव्स देम. This time she forgives them. So her husband dies of liver cirrhosis and father-in-law dies of a very serious disease. And once they leave, her lower back pain comes up at the same time, at the same age. समझ रहे हो आप? तो जैसे अभी बार बार हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर इस जन्म में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर इस जन्म में कुछ हासिल करना हो जो आप कोई चीज़ आपको रोक रहा है, तो आप पास्ट लाइफ या रिग्रेशन में जाके आंसर ढूंढ सकते हो, एंड अदर बायो मीडिया यूज करके आप उसको रिट्रीट कर सकते हो. यस, राइट. तो लेकिन पास्ट लाइफ जाने के लिए तो हिप्नोथेरेपिस्ट, बिल्कुल, जैसे आपने बोला, काफी सेशंस लगते हैं विजय. इट्स बिल्कुल. नॉट इजी. मतलब और काफी लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मैं तो ट्रैवल के लिए, मजे के लिए पास्ट लाइफ में जाना चाहता हूँ. हमें क्लियरली हमारी टीचर ने सिखाया है, समझाया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबके लिए नहीं है. If there are certain things which are happening again and again, if there is a terminal disease, if there is a very difficult situation you're going through, if there is a curse that you feel, बार बार वही financial losses, बार बार वही health issues, बार बार relationship issues, so वो आंसर ढूंढने के लिए आप जाते हैं पास्ट लाइफ में, और उसके लिए आपको पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा. हिप्नोसिस में जाने के लिए हमारा ब्रेन जो है, उसके ब्रेन वेव्स होते हैं अलग अलग, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा. हिप्नोसिस का स्टेट डेल्टा और थीटा के बीच में है. जब हम सो भी रहे हैं और अवेक भी हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और स्टोर्ड मेमोरी सामने आती है. तब लोगों को पास्ट लाइफ में जाने के लिए उस थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव में जाना बहुत जरूरी है. जिनके दिमाग में थॉट्स ही थॉट्स भरे हैं, जिनका मेडिटेशन से या माइंडफुलनेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो एकदम से पास्ट लाइफ में तभी जा सकते हैं जब वो इजीली डेल्टा और थीटा ब्रेन वेव में जा पाए. और जिसके लिए प्रैक्टिस और कुछ सेशंस की जरूरत होती है, क्लिनिकल हिप्नोसिस की जरूरत होती है. इसका मतलब प्योर प्ले पे पूरा प्रॉपर मेडिटेशन आना जरूरी है कि उस लेवल तक पहुंचे. यस, एब्सोल्युटली. ओके. इसमें बहुत डेंजर भी तो होता होगा ना, क्योंकि बाई चांस लेट सपोज ये साइंस है एक्चुअली में, लेट सपोज प्रैक्टिस किया गया, अगर कोई नोवाइस प्रैक्टिस है, कोई नोवाइस प्रैक्टिशनर है, और उन्होंने प्रैक्टिस किया विदाउट गाइडेंस, उन्होंने सर्टिफिकेशन किया है, दैट इज ट्रू, बट उन्होंने नोवाइस है, अभी उन्होंने मेंटरशिप से पूरा प्रॉपर नहीं किया, और उन्होंने प्रैक्टिस कर दी किसी पेशेंट की, और वो स्टेज में चले गए एंड समहाउ ही और सी सक्सीड. ओके, ठीक है. तो इसमें डेंजर जोन नहीं है कि अगर बाई चांस आप ब्रेन वेव चले गए, इट मीन्स देयर वुड बी अ चांसेस कि आप कोमा में भी जा सकते हो. नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, ऐसा नहीं होता. ओके. कोमा वगैरह में कोई नहीं जाता. ओके. हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप विजुअल गाइडेड इमेजरी से, विजुअलाइजेशन से फिर आप हिप्नोसिस में जाते हैं.
एंड देन योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स टू शो दोज इमेजेस। डेंजर की ऐसा कोई बात नहीं है, मगर ये बात हमेशा रिस्ट्रिक्शन में रखी जाती है कि सिवियर बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिया एंड समवन हु इज इन एक्सट्रीम डिप्रेशन, उन्हें हम रिग्रेशन थेरेपीज और स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराते। ये जो मैं आपको एंजाइटी और डिप्रेशन पेशेंट की बात कर रही हूँ, दिस पेशेंट वॉज नॉट ऑन मेडिकेशन, दिस पेशेंट वॉज asked to take therapies. This patient was on very mild anxiety medicines, and अगर हमारे पास कोई बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया या सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन का पेशेंट आता है, हम उनको हिप्नोथेरेपी नहीं कराते हैं। हम सिर्फ माइंडफुलनेस, जेंटल मेडिटेशन, लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो सब कराते हैं, वो नहीं कर सकते। इसका उनके ब्रेन में इतना स्ट्रेंथ होता ही नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड होती है जी फॉर द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिल्कुल, बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। यस, ओके, इट्स एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशंस दैट हम एकदम से किसी को जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव है और जिसकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, वो उसको नेगेटिवली ले सकता है, उसे नहीं कराते। आवर टीचर हैज ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड अस कि हम सिवियर मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को कभी रिग्रेशन कराएंगे ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने ये बोला कि कोई नेगेटिव इंस्टेंस भी ले सकता है। लेट सपोज वी टेक अ केस ऑफ नॉर्मल इंसान जो मेडिकेशंस में नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं कि इस बंदे का एक्चुअली में पास्ट लाइफ रिग्रेशन नीडेड है? ओके, सी पहली बात, हम किसी को फोर्स नहीं करते। अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम पहले पूछते हैं कि आपको क्यों जानना है। जैसे मेरे पास एक कॉल आया किसी का, उसने बोला कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है क्योंकि मेरी किसी से नहीं बनती, ना फैमिली से, लव्ड वन से भी नहीं, फ्रेंड से भी नहीं, किसी से भी नहीं बनती। ऐसा क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है कि सबसे लड़ाइयाँ होती रहती है और मैं अकेली हूँ, ऐसा उसने बोला। तो वो एक रीजन है। नाउ शी इज इंटरेस्टेड हरसेल्फ, बट एकदम से एक सेशन में कैसे आंसर मिलेगा? धीरे धीरे शी नीड टू लर्न हाउ टू ट्रेन हर ब्रेन, हाउ टू ट्रेन हर ब्रेन टू गो इनटू हिप्नोसिस, हाउ टू गो इन स्लो स्टेट ऑफ मेडिटेशन, कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाए, है ना। वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स धीरे धीरे करनी होंगी, और एकदम से आंसर नहीं मिलता किसी को। कई लोग हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं, हो मैम हम पास्ट में तो नहीं चले गए, हम पास्ट में तो नहीं रह जाएंगे पास्ट लाइफ? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक दो दिन डेफिनेटली आप थोड़े से इमोशनली शेकन होंगे, एंड लाइक मेरे साथ मैं बहुत इंट्रीग्ड थी दैट ओ माय गॉड, मुझे समझ आ गया है, ये आंसर मिल गया है। और थोड़ी वरी भी थी क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट मुझे बोला गया कि खत्म हो गया है, तो आगे क्या होगा ये मेरे दिमाग में था। ठीक है, मगर मैं अपने ब्रदर के साथ का रिलेशन नहीं देख पाई पास्ट लाइफ में, अपने फादर का ही देख पाई, क्योंकि मुझे शायद ईश्वर चाहता था कि वो ही आंसर मिले जिसका क्वेश्चन मुझे था, कि खाली मैं ही क्यों, मैं ही एक इकलौती क्यों बची हूँ, वाई, एंड वाई माई फैमिली हैज गॉन थ्रू सो मच। क्योंकि पास्ट लाइफ में जो मैंने वो कर्ज दिया था अपने फादर को, तो आप देखिए कि कोई भी मतलब बच्चा नहीं बचा। माय पेरेंट्स हैड टू मोर गर्ल्स बिफोर माय ब्रदर वाज बोर्न। एक बेटी होते ही 15 दिन में उसको क्रोमोसोमल इशू था, वो चली गई, एंड दूसरी डॉटर जो थी 5-6 मंथ्स में निमोनिया की वजह से चली गई थी। थर्ड वाज माय ब्रदर, वो हार्ट पेशेंट था और वो 30 की एज में से चला गया। आई वाज द फोर्थ। सो आप डॉट समझ पा रहे हैं कि वो जो कर्ज था कि किसी को नहीं मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, वो सोल का कर्ज था, किस तरह था। तो हम ये जो आइडेंटिटी के मास्क लेके चल रहे हैं ना, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऑल ऑफ दिस इज वेरी व्हाट शुड आई से, टेम्परेरी, बिकॉज इट्स नॉट यू। आप सोल हो इस शरीर में, जो आप इस शरीर में एज अ मीडियम आए हो, आप बस वही हो। आपको यहाँ एक काम करने के लिए भेजा गया है, और हर सोल का एक मिशन, एक पर्पस है। जब तक वो पर्पस खत्म नहीं होगा वो जिएगा। जब उसका पर्पस, उसका मिशन, उसका पास्ट कर्म खत्म हो गया है, गॉड बोलता है आ जाओ भाई। अब उसके बानक बन जाते हैं अलग अलग, लाइक बानक इज लाइक रीजंस। किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रैफिक में कुछ ऐसे होता है। राइट, आप अपनी जर्नी में जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मीट कर रहे थे, फेस कर रहे थे, तो आपने भी अपने आप को क्वेश्चन किया था कि आई एम नॉट अपूबा, हु एम आई? हु एम तो आई? आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया एंड अदर मेनी अदर थिंग टू फाइंड आउट राइट। हु यू आर एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली अगर किसी को अपने सोल्स के बारे में जानना है,
अगर एक्चुअली में उनको पता ही नहीं है, वो राइट नाउ दे आर बीन गिवन अ डेजिग्नेशन कि मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम विजय है, एब्सोल्युटली। दैट इज गिवन बाय द अदर पर्सन। मुझे पेरेंट्स। एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं पेरेंट्स। कौन हूँ, तो मुझे कैसे फाइंड आउट करना चाहिए कि मैं कौन हूँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। Who am I is the first question which begins your inquiry of who your soul is. आप कौन है सही मायने में? मैंने ये सवाल किया था जब इतना सब दुख, इतनी सफरिंग्स इतनी कम एज में जब देखी ना, तब तब मैंने सवाल किया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ? ये दुख मैं इसीलिए एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी की बहन हूँ। मैं पापा के जाने का दुख इसलिए एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। मगर ये सब तो रोल्स है ना, ये सब तो मैं रोल प्ले कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपूर्वा सक्सेना हूँ, पापा अरुणकांत सक्सेना, तो वो नाम अटैच्ड है, रिलेशन अटैच्ड है। मगर इन सबको हटा के अगर मैं अपने आप को डिसएसोसिएट करके बाहर रखती हूँ तो मैं कौन हूँ एक्चुअल में? मेडिटेशन से मुझे वो आंसर मिला, हिप्नोसिस से, हिप्नोथेरेपी से मुझे आंसर मिला दैट आई एम अ मीडियम। वी ऑल आर मीडियम्स, वी ऑल आर मीडियम्स, वी ऑल आर चैनल्स। हम सब एक मीडियम है। किस चीज का मीडियम है? एक मीडियम है एज अ पेरेंट, ठीक है? वी डोंट ओन आवर चिल्ड्रन, वी आर मीडियम्स। वी हैव बीन सेंट हेयर बिकॉज द सोल हैज चोजन अस। ये हमारी मम्मी, हमारी पापा है। इतने सालों तक लेना देना है इनके साथ एज अ चाइल्ड, हो जाएगा, देन आई लीव अर्थ। कलेक्टिवली जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन, इनके साथ पिछले जन्म से जो लेना देना है वो हमें करना है, हम आए हैं उसको पूरा करने। बट वी ऑल आर प्योर सोल्स, प्योर कॉन्शियसनेस, जो ईश्वर का एक पार्ट है, हमारे अंदर है। उस ईश्वर का अंश हमारे अंदर है। वी ऑल आर लाइट्स, एंड वो जो बड़ा सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम लाइट है, उसी का पार्ट है, हम उसी का अंश है। बस वो हमें रोल प्लेस दिए हुए हैं कर्मानुसार, वो हमें रोल प्लेस करने हैं। जब जिसका रोल खत्म हुआ, प्ले ओवर, बाय बाय, सी यू, टाटा। तो हम्म। वो सोल का पर्पस जानना मेडिटेशन से ही पता लगेगा। जैसे जैसे आपने एनएलपी किया है, सो एनएलपी के बहुत सारे टेक्निक जो है वो भगवद गीता से यस। ड्रिवन है। तो कृष्णा बोलते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली वी एस सेंट एज अ सोल। यस, आपके पास धर्म है, कर्म है, तो आपको निभाना है, फिर निकलना है। बिल्कुल राइट। अगर आप कर्म नहीं करेंगे देन यू विल सेंट अगेन एंड अगेन टिल यू कंप्लीट योर कर्म। कर्म। तो एक चीज बताए, जब जैसे कर्म करते हैं, ठीक है, इस महीने में बहुत सारे लोग अपनी अपनी काम डिसाइड करते हैं कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को फेमस बनना है। कभी कभी कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, कुछ किसी का पॉडकास्ट अभी भी आया है, ये बहुत फेमस थे, तो कभी कभी उनको नजर भी लग जाता है, तो फिर वो हीरो से जीरो भी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ, नजर बट्टू चीज कुछ होता है? ओके। नजर सुरक्षा कवच, नजर इज अ माइंड गेम, ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये नजर पे बहुत सारी रील्स हैं और नजर से बचना चाहिए। अभी एक किसी ने कल मुझे एक यूट्यूब लिंक शेयर किया, गुरु प्रेमानंद जी की रील। उन्होंने बोला कि जब ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, ईश्वर आपके साथ है, तो क्या नजर लगेगी? जो मंत्र जाप करता है, जो भक्ति में है, जो आस्था में है, और जो ये मान के रहता है कि ईश्वर मेरे साथ है, किसी की नजर, किसी की ऊर्जा मुझे टच नहीं कर सकती, तो हम किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं? वी आर वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई वाइब्रेशन। बट जैसे ही हम हाई वाइब्रेशन से फियर, वरी, टेंशन की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, तो हमारी एनर्जी लो वाइब्रेशन में आ जाती है। देन वी बिकम वेरी सेंसिटिव टू नेगेटिव एनर्जीज लाइक नजर। मगर मेरा सवाल ये है, अगर नजर है तो ये इतने बड़े फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, ये सब कैसे हैं? उनके होर्डिंग्स, उनकी पिक्चर्स, उनकी मूवीज हर जगह है, उनके बच्चों की भी फोटोज वगैरह हर जगह आती है। वो बिलीव नहीं करते इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नजर, उन्हें नहीं लगती है। उनका सी, तो उल्टा है कि जितना आगे है उतना एक्सपोज मिलता है। यस, ठीक है। अभी इस रील के बाद ही, लाइक, वी वेंट थ्रू अ पर्सनल इशू वेयर इन माय फैमिली माय हस्बैंड हैड अ हेल्थ इशू। सो समवन सेड, ओहो नजर लग गई। आई फेल्ट आई मीन लाइक वाओ, मतलब मेरी ही बात मेरे पे ही मारी जा रही है क्योंकि मैंने बोला था नजर नहीं लगती है। सो समय खराब होना
उसका नजर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर समय खराब हुआ है तो वो इंसिडेंट, वो एक्सीडेंट, वो प्रॉब्लम हुई है, लोग उसको कहते हैं नजर लग गई इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, नजर लग गई इसलिए सर्जरी हुई, नजर लग गई इसलिए बीमार हुआ। ठीक है, समवन साइड ओहो नजर लग गई ना अभी क्योंकि इतना अच्छा शो हुआ था आपके हस्बैंड का, सब इतना बढ़िया नजर। आई डोंट थिंक सो। प्लैनेटरीली डेफिनेटली खराब थे प्लैनेट, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म किया होगा पिछले जन्म में या इस जन्म में, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो आया खुद पे। ठीक है, हमारे कर्म खुद ही वापस आते हैं। अब इसमें नजर का कहां से लेना देना है? नजर इज कंप्लीटली माइंड गेम। अगर आप स्टेटस पे कुछ अपलोड करोगे विद द फियर कि हाय मैं ये लगा रही हूं तो पक्का नजर लगेगी, तो पक्का लगेगी। अगर आप इस इंटेंशन के साथ फोटो लगा रहे हो, स्पेशली अपने बच्चे की, कि यार कुछ नहीं होता, भगवान साथ है, कुछ नहीं होता, नजर शजर, आपने क्या किया, एनर्जी वहीं काट दिया। पता है नजर हमें कब लगती है? अपनी खुद की नजर लगती है। हाय मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, इसकी नजर ना लग जाएगी, तुमने बोल दिया। नजर इज नथिंग बट योर मैनिफेस्टेशन ऑफ द थॉट, बिकॉज आई एम लुकिंग सो गुड टुडे, आई विल डेफिनेटली गेट नजर। मैं ईश्वर में यकीन करती हूँ, पूरी तरह यकीन करती हूँ। ईश्वर ने जो सजा देनी है, ईश्वर नहीं देता सजा, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। ईश्वर तो प्यार करता है सबको। ईश्वर वो दयालु, ही सो काइंड, गॉड इज सो काइंड, इज एनर्जी सो काइंड, वो किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठा। हमारे कर्म ही ऐसा एक साइकिल क्रिएट करते हैं कि वो वापस हमारे पास ही आते हैं। सो मैं नजर में नहीं बिलीव करती उस लेवल पे कि भाई हाँ क्योंकि हम टीवी पे आए, हम फेमस हुए तो नजर लग गई, ये हो गया। ठीक है, और ये बहुत लोगों को मेरी वो रील समझ नहीं आई थी, क्रिटिसिज्म भी मिला था, मुझे डीएम्स आए, थ्रेट के डीएम्स कि तुमने क्वेश्चन कैसे कर दिया हमारे फेथ पे, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसे डीएम्स आए मुझे, एंड आई सेड ओके ठीक है, मैं एनएलपी में बिलीव करती हूँ, मैं एनएलपी में विश्वास पूरा रखती हूँ, और गीता में विश्वास रखती हूँ, सबसे बड़ा ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। जो भी हुआ मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, वो हमारे कर्मों की वजह से हुआ ना। मगर वो फेथ, वो ईश्वर पे भरोसा, उस चीज से बाहर उसी ने निकाला ना। तो ईश्वर बड़ा, ईश्वर की ऊर्जा बड़ी या नजर बड़ी? ईश्वर बड़ा ना, दैट्स इट, वहीं खत्म हो जाती है बात। राइट, अभी जब आप सोल्स की भी अभी बात कर रहे थे एंड एनर्जी की बात करा, सो टेक्निकली सोल्स एंड एनर्जी आर सेम राइट या डिफरेंट? सो सोल इज एक्चुअली एन एनर्जी, राइट? एनर्जी हर जगह होती है। हम तो इस डायमेंशन में हैं, 3D डायमेंशन में। एनर्जीज फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, हर डायमेंशन में होती है। ठीक है, अब आप हाउ कैन यू फील और सेंस एनर्जीज? हाउ डू यू फील व्हेन यू गो इनटू अ टेंपल और अ गुरुद्वारा और अ चर्च? बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत शांत लगता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। वहां पे मंत्र चैंटिंग होती है, भजन होती है, उच्चारण होते हैं, गुरुद्वारे में शब्द होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो वो बार बार पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ऐसी जगह यू फील द वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, यू फील द पॉजिटिव एनर्जी विद यू, राइट? ऐसे ही कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, सो नेगेटिव एनर्जीज आपको सेंस हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप आपको गुस्सा आएगा, आपका मूड खराब होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, यू विल फील कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका मन खराब हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। उस जगह में एंटर करते ही वो वाइब आपको आएगी कि हाँ वाइब अच्छी नहीं लग रही यार। ठीक है, बट जहाँ पॉजिटिव बातें होती हैं, मंत्र चैंटिंग होते हैं, पूजा पाठ होता है, या चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ भी लगातार भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। सो ऐसे ही देर आर गुड एनर्जीज एंड बैड एनर्जीज, राइट? सो सोल इज नथिंग बट एन एनर्जी। सो आई वुड नॉट टर्म एनी सोल एज गुड और बैड, राइट? आपके जो भी कर्म हैं, वो आपके संस्कार हैं, वो आपकी आत्मा के साथ रहते हैं, राइट? और वो ही नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सो आई बट हमें डरना नहीं चाहिए कि इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, सोल वोल, कभी भी डरना नहीं चाहिए, जस्ट एन एनर्जी। सो जैसे एनर्जी की बात करें तो मतलब बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी रहते हैं। अगर कहीं पे नेगेटिव एनर्जी है, इन द सेंस मैं हूँ, लेट से मेरे आसपास के लोग नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, ठीक है, और मैं डिटैच करना चाह रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, बट समहाउ
It's दे आर affecting. सो कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस्ड कि वो चाहे ना चाहे वो आ जाते हैं लाइफ में। तो परमानेंट सोल्यूशन भी हो सकता है क्या कोई नेगेटिव एनर्जी को डिटैच करने का? अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है। जब आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको इतनी नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करेगी, राइट? अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं हम? मंत्रों से, चैंटिंग से, मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से, नेचर में टाइम स्पेंड करने से, ठीक है? जब आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो वो किसी भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव कन्वर्सेशन, नेगेटिव चीज़ों से इफेक्ट नहीं होगा। जब हमारा ऑरा वीक फील हो रहा है, जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, मेंटली हम परेशान हैं, अपसेट हैं, ठीक नहीं फील कर रहे, तो हमें किसी छोटी सी बात भी बुरी लगेगी। जब आप अवेयर हो, जब आप माइंडफुल हो और आपकी तबीयत ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट फील कर रहे हो और आपके आसपास ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है, so just step outside that zone mentally, that you detach yourself and see yourself. यहाँ मैं NLP की बात कर रही हूँ. You detach yourself mentally, you put yourself mentally and put yourself out and see the whole scene with the state of disassociation, detachment. बट इसको रहने के लिए हमेशा मेंटली अवेयर रहना चाहिए, हमेशा मेंटली माइंडफुल रहना चाहिए, जो हम ऑनेस्टली नहीं रह पाते। इनफैक्ट देर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम नॉट दैट माइंडफुल, आई एम नॉट दैट अवेयर। मैं भी कई बार परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि हम इंसान पहले हैं, हमसे गलती हो सकती है, हम अगर गलती ना ही करें तो भगवान ही हो जाएंगे। सो हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम नॉट परफेक्ट। बट थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दैट हम लोग पहले इंसान हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचेस में ऑफलाइन हमने डिस्कशन किया था, बट दे सेड एनर्जी और एनर्जी, उनमें वो एक्सेप्टेंस नहीं था कि हम भी नेगेटिव स्टेज में जा सकते हैं। डेफिनेटली क्यों नहीं जा सकते? राइट। सबसे पहली बात तो वी शुड स्टॉप बीटिंग आवरसेल्फ कि हम गलती कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंसान है, करेंगे, ठीक है? और despite of practicing so many healing modalities, and there are days when I also go low, when I'm not feeling well, when I'm feeling upset, when I want to talk to my seniors, when I will call my NLP teachers, when I will call my gurus कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है, I'm not feeling okay. So वो बहुत जरूरी है। A doctor needs another doctor, a healer needs another healer, a therapist needs another therapist. ये बात एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुस्सा भी आता है, मैं परेशान भी हो जाती हूँ, मैं एंग्शियस भी हो जाती हूँ, बट सवाल ये है कि ये सारी मोडालिटीज इसलिए सीखी हैं ताकि मैं खुद को उस स्टेट से वापस लाऊं और प्रेजेंट टेंस में लाऊं, प्रेजेंट सेंस में लाऊं और माइंडफुली अपने आप को नॉर्मल करूं। मत नॉर्मल इन द सेंस मेंटली जो परेशान हुई हूं उसको नॉर्मल स्टेट में लाऊं। अगर मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मैं हेल्प लूंगी ना अपने फ्रेंड से, जो थेरेपिस्ट हैं, जो हीलर्स हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आती एक्सेप्ट करने में कि मैं भी गलत हो सकती हूँ। यस आई कैन। क्यों नहीं हो सकते हम रियल? क्यों दिखावा करना है कि हम परफेक्ट हैं, हम भगवान हो गए क्योंकि हम स्पिरिचुअल हीलर हैं, थेरेपिस्ट हैं? भगवान एक ही है। गॉड मैन गॉड वुमन नहीं बन सकते हम। एंड आई कैन नॉट वर्शिप एनीवन लाइक दैट, जो जिंदा है और गॉड मैन और गॉड वुमन का क्लेम कर रहा है। क्योंकि मैं खुद नहीं हूं, मैं इंसान हूं और मैं गलती करूंगी और गलती से सीखूंगी। और जब मुझे मदद की जरूरत है, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करूंगी कि यार मुझे एक हिप्नोथेरेपी सेशन दे दे प्लीज, मुझे एक एनएलपी सेशन दे दे प्लीज। या अगर वो अवेलेबल नहीं है देन आई कॉल माय एनएलपी टीचर्स एंड आई आस्क दी मुझे एक सेशन चाहिए, कैन आई टेक योर हेल्प प्लीज? आई वांट टू स्टे ग्राउंडेड, दैट आई एम लर्निंग फॉरएवर। आई एम नॉट अ मास्टर। मास्टर एक ही है वो। वी आर ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। आई एम ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, ऑलवेज लर्निंग। टिल द टाइम आई एम अलाइव आई विल ऑलवेज बी लर्निंग। और मेरे से गलती होगी, गलती से ही सीखेंगे। परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्शन इज फ्लॉड। राइट। इसमें एक इनपुट भी है। जैसे मेडिकल में कोई पेशेंट होता है तो उसमें एक मीटर रहता है जिसमें ये चेक करता है कि इंसान जिंदा है कि मर गया है। उसमें ये होता है कि अगर ऑक्सीजन या ब्रीदिंग हो रहा है देन जो पॉइंट है वो अप एंड डाउन होगा। इट मीन्स अगर लाइफ में अप एंड डाउन है तो आप जी रहे हो। बिल्कुल। अगर आप एक स्टेट पे पहुंचोगे कि हम मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही महात्मा हूँ, देन योर डॉट वुड बी फ्लैट। खत्म। राइट। तो इसी चीज में मैं वापस आऊंगा जो हम डिस्कशन कर रहे थे। जैसे आप बोल रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी के लिए आपकी अपनी ऑरा बढ़ाना पड़ेगा। सो आपकी एक आपने अभी सेशन भी शुरू किया है रिट्रीट की। यस। तो इज दैट जैसे आप कभी उत्तराखंड में करते हैं, कभी गोवा में करते हैं, कभी ऋषिकेश में करते हैं, तो वहां पे एग्जैक्टली आप क्या करते हैं कि ये ऑरा बढ़ाने की काम करते हैं या फिर और क्या करते हैं? सो हमारे जो रिट्रीट प्रोजेक्ट है, हील विद अपूर्वा रिट्रीट्स प्रोजेक्ट है,
उसमें हम लोगों को इनर चाइल्ड वर्क करते हैं, जो भी ट्रॉमा बचपन से जुड़ा हुआ है उसको हील करने पे काम करते हैं, एज रिग्रेशन करते हैं, और धीरे धीरे एनएलपी के थ्रू उनको उनके सपनों तक कैसे पहुंचना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे उठाना है, अपनी प्रॉब्लम से कैसे खुद से कैसे आप बाहर निकल सकते हो, उसकी टेक्निक सिखाते हैं। योगा के थ्रू हम फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, आसन के थ्रू फिजिकल बॉडी पे, प्राणायाम और ध्यान के थ्रू हम उनके प्राणिक और माइंड पे काम करते हैं, और हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, इन सारी मोडालिटी से हम उनकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को उठाते हैं और उनको एक अच्छे लेवल से हील करते हैं। एंड वी ट्राई कि वो एक तरीके से अपने आप, कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बने और स्वयं को सक्षम समझें कि वो कुछ कर पा रहे हैं, अपने गोल्स तक पहुंच पा रहे हैं। और रिट्रीट्स में क्या होता है कि हम ऐसी जगहें चुनते हैं जहाँ पे लोग नेचर से भी हील हों। सो पांचों एलिमेंट पे काम किया जाता है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, और ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर ही हैं। और इन पांचों तत्व पे नेचुरली और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू वी वर्क ऑन हीलिंग द स्टूडेंट्स। सो आज हम बात कर रहे थे अपूर्वा सक्सेना से, तो हमारी बात एक्चुअली जारी रहेगी। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, माइंडफुलनेस, हीलिंग के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड अपूर्वा, अगर किसी को ऐसे परेशानी आ रही हो तो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करें? सो वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, और हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी भी है। वी हैव अ मार्केटिंग टीम, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू भी किया जा सकता है, और ईमेल आईडी के थ्रू भी, जो मैं आपको दे दूंगी, उस पर वो मेल्स भी भेज सकते हैं, एंड देन दे कैन कनेक्ट विद मी एंड वी कैन वर्क विद देम। तो मैम की सारी डिटेल जो है कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा। एंड अगर आपको एक्चुअली में कोई हेल्प नीडेड है, देन यू कैन कनेक्ट अपूर्वा डायरेक्टली। थैंक यू।